अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स फिजिक्स। फिजिक्स का ना हमने चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, आज हम 5.5 टॉपिक करेंगे। दैट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, इसको तवज्जो से लाजमी देखिएगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और आपको आपके पेपर के करीब जाके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन भी आपके लेवल तक जाके आसान वर्डिंग के अंदर जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? 5.5 सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ना तवज्जो से आपने सुनना है, ठीक है ना। फोर्स किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स कहते हैं जब कोई भी एक ऐसी चीज किसी भी चलती हुई या किसी भी मूविंग करती हुई बॉडी के ऊपर लगाई जाए और उस बॉडी की स्पीड या तो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ऐसी चीज को कहते हैं फोर्स। तो फोर्स आपने क्या देखा? फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी को की स्पीड को या तो इंक्रीज कर देती है या उस बॉडी की स्पीड को डिक्रीज कर देती है। तो स्टूडेंट्स इंक्रीज कब करती है? मिसाल के तौर पर एक बॉडी है लेफ्ट से राइट ऐसे जा रही है, तो अगर मैं इसको इसी की डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट से राइट से ही पीछे से फोर्स लगाऊंगा तो याद रखिएगा इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर फर्ज करें एक बॉडी चल रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मैं ना राइट से लेफ्ट की तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो याद रखिएगा इस बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? स्टूडेंट्स फर्ज करें मेरे पास एक बॉडी है, वो ना ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, तो मैंने ना परपेंडिकुलर यानी कि इस बॉडी के ना ऐसे ऊपर से ना एक फोर्स लगाई। जैसे ही मैंने फोर्स लगाई ऊपर से, तो ये एक ऐसे सर्कल में घूमना शुरू हो गई ये बॉडी, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो आपने क्या सीखा कि फोर्स के दो काम नहीं है कि स्पीड को चेंज करना या स्पीड को इंक्रीज करना या स्पीड को डिक्रीज करना। फोर्स का तीसरा काम भी है। क्या है वो काम? वो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और अगर वो फोर्स जो किसी भी चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दे, ऐसी फोर्स को फोर्स नहीं कहते, ऐसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप स्टूडेंट्स तो कहोगे कि सर हमें तो ये बताया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसी फोर्स है जो किसी भी सेंटर जो सर्कल के सेंटर के ऊपर लगती है। तो स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब भी आप किसी भी चलती हुई बॉडी के ऊपर से यानी कि परपेंडिकुलर से जब भी फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी हमेशा सर्कल के अंदर ही मूव करेगी। तो सर्कल के अंदर जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उस बॉडी का जो सेंटर होता है, फोर्स का जो सेंटर होता है, वो सेंटर दरमियान में होता है, मतलब सर्कल के सेंटर के ऊपर होता है। इसलिए इस ऐसी फोर्स को जो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को तब्दील कर दे, ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहां से आपने डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन आपकी क्या बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग बॉडी, जब एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है, एक्टिंग अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है परपेंडिकुलरली, एंड देन दैट बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन इन अ सर्कल, तब वो बॉडी अपनी डायरेक्शन को सर्कल में तब्दील कर ले, तो ऐसी फोर्स को दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे आम फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है, लेकिन इसको FC से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके नीचे ऐसे बेस के अंदर यानी कि इसको पेंदा बोलते हैं, इस पे छोटा सा सी लगा देंगे तो ये फोर्स कौन सी बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो यूनिट की बात करते हैं तो आम फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो एक फोर्स ही हुई ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? ये भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। अब देखिएगा न्यूटन को हम किससे जाहिर करते थे? न्यूटन हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि kg/-2। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही यूनिट न्यूटन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो यूनिट है न्यूटन, उसका भी यही फार्मूला होगा kg/-2। अब डायमेंशन अगर हम इसकी निकालना चाहें तो डायमेंशन किस तरह निकलती है? हम ऐसे ब्रैकेट डाल लेंगे। केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैस कैपिटल M लिखें। मीटर को किस में जाहिर करते हैं? लेंथ में L कैपिटल लिखें। और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से, तो कैपिटल T लिखें और ऊपर -2 डाल, तो ये इसकी क्या बन गई? डायमेंशन बन गई। तो अब हम बात अगर करें
कि आम जो फोर्स होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी? जी बिल्कुल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मींस एफ नीचे सी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ना आपको ना चंद मसाले देने लगा हूं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। उन मसालों को देने से पहले आपसे ना एक लाइन मैंने डिस्कस करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती। ये बात मैंने क्या कह दी? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे, सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं है। ये कुछ ऐसी फोर्सेज होती हैं जिनको हम नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ना एग्जांपल की बात करने लगा हूं। मेरे इस सेंटेंस को जो मैंने अभी बोला था ना, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है जरा तवज्जो से। देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एक बच्चा है, उसने ना हाथ में ना डोरी पकड़ी हुई है और डोरी के साथ ना स्टूडेंट्स पत्थर बांधा हुआ है। अब ना सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर कैसे आएगी? अगर ये जो पत्थर बांध के उसने डोरी से पत्थर बांधा हुआ है, उसको ऐसे ऐसे वो मूव कर रहा है, ठीक है ना? जैसे ही फोर्स उसने एक अप्लाई की, उसके ऊपर मजीद फोर्स लगाई, ऊपर से परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई, तो ये ना पत्थर ऐसे ऐसे गोल सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो इसका मतलब है इसके दरमियान जो फोर्स लगी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगी। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि इसने तो डायरेक्शन अपनी चेंज की है फोर्स लगा के। तो आप कह रहे हो नहीं चेंज की, आप कह रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगी। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा, फर्ज करें ये जो रस्सी है वो टूट मतलब घूमते घूमते टूट जाती है। तो अगर रस्सी घूमते घूमते टूट जाएगी तो पत्थर किस डायरेक्शन को चले जाएगा? वो किसी भी डायरेक्शन को पत्थर जा सकता है, सामने भी की तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ को भी जा सकता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट चले जाएगा पत्थर। ठीक है, इसका मतलब है डोरी के अंदर जो फोर्स थी वो कौन सी? वो पत्थर जो डोरी की फोर्स से डोरी के साथ जो जुड़ा हुआ था, उस डोरी के अंदर भी कोई ताकत थी। वो ताकत कौन सी थी? वो ताकत थी टेंशन, वो टेंशन की फोर्स थी। तो इसका मतलब है ये जो बच्चे वाली मैंने एग्जांपल ली है, इसके अंदर जो जो सेंटर की तरफ हमारा पत्थर घूम रहा है, यानी कि गोल गोल दायरे में घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज की है, इसमें जो फोर्स है वो है टेंशन की फोर्स। कौन सी फोर्स है? टेंशन की फोर्स। एक और एग्जांपल लेता हूं और मैं कहता हूं ये टेंशन की फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा कैसे। देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ना स्टूडेंट्स, गाड़ी गाड़ी एक दायरे में मूव कर रही है। तो मुझे बताओ, गाड़ी एक दायरे में मूव करना शुरू होगी तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है फोर्स लगा के। तो लेकिन ये अंडरस्टैंड करो कि गाड़ी क्यों एक दायरे के अंदर मूव कर रही है? क्योंकि दो तरह से मूव कर रही है गाड़ी। एक अपने पहियों की वजह से, टायर्स की वजह से, और दूसरा स्टूडेंट्स जमीन और गाड़ी के टायर्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पाई जाती है। तो इसका मतलब है गाड़ी जो सर्कल के अंदर मूव करेगी, जो डायरेक्शन चेंज करेगी, वो किसकी मदद से करेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स ही है ये हमारी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, गाड़ी सीधा जा रही थी, फिर क्या हुआ? वो एक दायरे में घूमना शुरू होगी। इसी तरह सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स भी आपको पता है अर्थ के अलोंग क्या करते हैं? गोल गोल घूमते हैं, राउंड राउंड घूमते हैं अर्थ के। तो सैटेलाइट्स आपको पता है वो किस क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है सैटेलाइट ने जो आपकी डायरेक्शन चेंज की वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ही नाम देंगे। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो वो क्यों घूमते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमने ये देखा कि एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आपने स्टूडेंट्स यहां से ये सीखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, लाइक टेंशन, लाइक ग्रेविटेशनल, लाइक स्टूडेंट्स आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लाइक आप अगर कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी कोई भी बॉडी किसी भी सिचुएशन में डायरेक्शन चेंज करती है, यानी कि सर्कल के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है, तब उसके अंदर जो फोर्स पाई जाती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। ओके, इस तरह मैंने आपसे पहले यही कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, ये डिफरेंट फोर्सेस का नेम है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो करने वाली है वो क्या है? डराइव द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अब हम क्या करेंगे? हाउ टू डराइव फॉर्मूला
ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब स्टूडेंट्स आपने तवज्जो से देखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने अगर ड्राइव करना सीख लिया ना, तो ये आप समझ लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंप्लीटली कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब आपने अंडरस्टैंड करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब है कोई भी फोर्स हो ना, तो वो दो चीजें रखती हैं, एक मास रखती है और एक एक्सेलरेशन रखती है। लेकिन आप अगर अंडरस्टैंड करो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है उसके अंदर तो आपको एक्सेलरेशन का वर्ड नजर ही नहीं आ रहा। तो फोर्स, मैंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में फोर्स ही होती है, लेकिन क्या है उसकी एक थर्ड टाइप है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, मैं अगर ना आपसे ये कहूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर उसका फार्मूला बनाते वक्त आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूं? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वो कैसे? क्योंकि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखो ना, वो है आपके पास एम वी स्क्वायर। तो वी क्या कहलाता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या कहती है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है ये जो वी है ना, ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन से ही निकला हुआ है। तो आपने ना क्या निकालना है, आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू आपने ये मालूम करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरह मालूम होता है। अब आपने मेरी एग्जांपल को ना बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं ना क्या करता हूं, मैं ना एक लेता हूं सर्कल, लें जी मैंने एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल के सेंटर में ना एक एक पॉइंट है, यानी कि एक मैस एम पड़ा हुआ है जो कि ओ पोजीशन पे है। जैसे ही इस पॉइंट को ना मैंने यहां तक मूव करवाया ना, यानी कि ए पॉइंट तक मूव करवाया, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई वो v1 प्रोड्यूस हुई। अब o से a के दरमियान जो लेंथ बनती है वो r बनती है, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूं कि जब यहां से ये जो बॉडी है ये इस तरफ को गई, पॉइंट बी की तरफ गई ना, इस तरफ को, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, तो पॉइंट बी के ऊपर भी जाके इसकी वेलोसिटी क्या हुई, सेम ही रही। बात को अंडरस्टैंड आपने करना है, सेम ही रही। तो इसके अंदर जो रेडियस प्रोड्यूस हुआ वो भी सेम ही प्रोड्यूस हुआ, जिसको मैंने आर का नाम दे दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपने सिर्फ नोट डाउन करते जाना मेरी बातों को, मैं आपको इंशाल्लाह प्रूव करके भी बताऊंगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है बॉडी ने क्या किया, बॉडी ओ से ए पॉइंट की तरफ गई, वेलोसिटी v1 से, रेडियस r से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गई, वेलोसिटी v2 से, रेडियस r ही था। तो इसका मतलब है यहां पे एक हमें क्या मिलेगा, यहां पे एक हमें ट्राई एंगल मिलेगी ओ ए बी। क्या मिलेगी, ट्राई एंगल बन जाएगी यहाँ पे ओ ए बी। अगर इस ट्राई एंगल की अगर आप बात करें, जो कि आपको ये देखें स्टूडेंट, जो कि आपको इस तरह ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर इस ट्राई एंगल की बात करें ना, तो ये ट्राई एंगल में पॉइंट ओ से ए और पॉइंट ओ से बी, इसकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि वेलोसिटीज सेम है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर एक ट्राइंगल की लेंथ सेम हो ना, तो याद रखिएगा ऐसी ट्राइंगल को आइसोस्टिक ट्राइंगल बोलते हैं, आइसोस्टिक ट्राइंगल इसको बोलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले को दोबारा अंडरस्टैंड करें, जो कि आपके पास फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से ना आपने ना एक चीज अंडरस्टैंड की होगी कि एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला, हमने ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला। अब आप अगर यहां पे देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल अच्छा एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, v1 से v2 की तरफ जा रही है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब आपने ना एक और न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी होगी, जो कि आपके पास है स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। और ये टी को आप इस तरह लिख लें, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अगर आप डेल्टा टी को इस तरफ रहने दो, वी को उस तरफ डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा एस ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा टी। अगर आप इसको ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में जो कि आपके पास थी, a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसमें पुट कर दें, तो देखिए मेरे पास क्या था, a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह ना
डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की जगह आप एस ओवर वी पुट करें तो इस वी को बटे के नीचे एक और बटा आ गया तो आपको पता है डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए सी यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ना अब वही सर्कल वाली एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। इस सर्कल के अंदर आपको मैंने बताया था आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रही है जी v1 से आपका जो मैस है, जो बॉडी है, वो v2 की पोजीशन पर आ गई, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्राइंगल बनी है वो आइसोस्टिक ट्राइंगल बनी है, ठीक है ना। आइसोस्टिक ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है। अब एक बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है ना, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव करते करते उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगाई जाए जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो याद रखिएगा उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन स्पीड उसकी वही रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी एक गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, चलते चलते ड्राइवर ने क्या किया, उस गाड़ी को गोल गोल चक्कर में घुमाना शुरू कर दिया एक फोर्स की मदद से। तो याद रखिएगा गाड़ी उसी स्पीड से गोल गोल चक्कर में घूमेगी। ऐसी स्पीड के अंदर, ऐसी गाड़ी के अंदर जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास पॉइंट जो है 3 पॉइंट मेरे पास बनते हैं, एक और टर्म को समझिएगा, ठीक है ना। मैं पॉइंट ओ को कहता हूं पॉइंट पी है, पॉइंट ए को कहता हूं पॉइंट क्यू है, और पॉइंट बी को मैं कहता हूं ये पॉइंट आर है। तो मेरे पास 3 पॉइंट आगे, क्या मेरे पास 3 पॉइंट आए पी क्यू आर। मैं ये कहता हूं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल। पी क्यू का क्या मतलब है, ओ ए के दरमियान जो फासला है सेम था ना, ओ बी के दरमियान जो फासला था वो भी सेम था, और ओ ए को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी क्यू से, ओ बी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी आर से। तो स्टूडेंट्स ये भी ट्राइंगल आपके पास क्या बन गई, ये भी जो पी क्यू आर की ट्राइंगल बनेगी, ये भी आइसोस्टिक ट्राइंगल आपके पास बनेगी। इसका मतलब है आपको ना 2 आइसोस्टिक ट्राइंगल मिल गई। अब देखिएगा अगर 2 आइसोस्टिक ट्राइंगल आपके पास हो, क्या, अब ये देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब दूसरी आपके पास ट्राइंगल क्या थी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसके अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, क्या, v मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, v1 मिलेगा, v2 मिलेगा, और r मिलेगा। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए के अंदर जो रेडियस प्रोड्यूस हुआ था वो बिल्कुल इक्वल था ओ बी के अंदर जो फासला प्रोड्यूस हुआ था। यानी कि ये बॉडी ने ना ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक जाते वक्त जितना फासला तय किया, और ए पोजीशन से और ओ पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ, पॉइंट की तरफ जाते वक्त जितना फासला तय किया, ये बिल्कुल सेम है। तो क्या ये चीज, क्या यही जो रेडियस है, क्या यही जो फासला है वो पी से क्यू की तरफ और पी से आर की तरफ जाते वक्त भी सेम ही था जी। तो इसका मतलब है आर इन दोनों आइसोस्टिक में क्या है, बिल्कुल सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो v1, मैं कहता हूं v1 इज इक्वल टू v2। मैं अगर आपसे कहूं v1 इज इक्वल टू v2 तो आप क्या, आप कहोगे सर ये क्या बात हुई कि वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग ही है? नहीं, वेलोसिटी में चेंजिंग अगर आती तो वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी नहीं बनता, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन है जब भी आपकी बॉडी जो है वो सर्कल में के अंदर मूव करना शुरू कर दे, तो जब जैसे वो स्ट्रेट लाइन से चलते चलते सर्कल के अंदर मूव करना शुरू होगी ना, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, वेलोसिटी की चेंजिंग बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या मैं इन दोनों आइसोस्टिक में ये कह सकता हूं v1 इज इक्वल टू v2। तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, यानी कि v1 भी v के बराबर है, v2 भी v के बराबर है। तो इसका मतलब है इन दोनों आइसोस्टिक में जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है वो सिंपल v आ रही है। लेट्स स्टूडेंट्स वो सिंपल क्या आ रही है, v आ रही है। तो यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने ये सीखा कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है, डेल्टा वी इज इक्वल टू v ओवर r। डेल्टा वी इज इक्वल टू v ओवर r, यानी कि r भी, डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी के अंदर v भी सेम है, यानी कि वेलोसिटी भी सेम है और रेडियस भी सेम है। अब इस पॉइंट को आपने बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू v ओवर r। अब इसको ना इसके अंदर पुट कर दो, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो, जो कि फार्मूला मेरे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू डेल्टा वी डेल्टा वी ओवर एस।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मेरे पास ना एफ सी, मेरे पास एफ सी यानी कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास है वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी ओवर एस। अगर मैं इस डेल्टा वी ओवर एस को मैं कर लूं, सेपरेट कर लूं, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, मैं पुट कर दूं वी ओवर आर पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, वी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में v ओवर r, तो v को v से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आता है, एफ सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर r। लें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम वी स्केयर ओवर आर। अब आपने ना इसी चीज को किस में पुट कर देना, ये आपके पास किसका आ गया था, ये आपके पास फार्मूला आ गया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास क्या आया, सेंट्रीपिटल यानी कि AC इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। अब इसको किस में पुट कर दो, न्यूटन के सेकंड लॉ में पुट कर दो। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। अब ए मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एफ की जगह मैं लिखता हूं, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो एफ की जगह मैं लिखता हूं एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। अब ए सी का क्या आंसर आया था, वी स्केयर ओवर आर, तो मैं पुट करता हूं एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। लें स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या कर दिया, आपको प्रूव करके बता दिया कि एफ सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ये है। अब आपको पता है आप चैप्टर किसका पढ़ रहे हो, आप चैप्टर एंगुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हो। तो जब भी एंगुलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, तो आपका जो v है, यहाँ पे जो v है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी आपके इक्वल आ जाएगी आर ओमेगा के इक्वल आ जाएगी, कि ये भी आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये था आपका कंप्लीट कांसेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। आई होप सो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस कांसेप्ट के अंदर चीजें क्या क्या आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपके पेपर में पूछ सकता है, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का ना स्टूडेंट्स एक पूछ सकता है डेफिनेशन, और एंड पे ना आपकी ग्रीन कलर की, इसी टॉपिक के अंदर ग्रीन कलर की लाइनें लिखी होंगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा वो भी आती है, ठीक है ना, उसको याद करना है। इसके बाद डायमेंशन, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन MLT-2, ठीक है ना, ये डायमेंशन है। इसके बाद वो आपको ये कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द, आपने क्या कहना है, अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी आपको पूछता है। इसके बाद आपको पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट न्यूटन ही है, और कभी कभी वो आपको शॉर्ट आंसर सॉरी एमसीक्यूज के अंदर वो आपको kgms-2, kgms-1, kgms-3 इस तरह के ऑप्शन देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, kgms-2 के किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट टॉपिक। आई होप सो आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको परेशानी है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम क्यूरीज को रिमूव कर दिया जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।